सबको नमस्कार। द कात्यायन टीच के आज के एपिसोड में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वह है टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राज्यों के जो भूभाग हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, उसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पूर्व के एपिसोड में हम लोगों ने भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं की चर्चा विस्तार से कर ली थी। टेरिटरीज ऑफ द यूनियन में सबसे पहले आप समझें, यद्यपि कि भारतीय संविधान में भारत को एक फेडरल राज्य माना गया है, संघात्मक राज्य, लेकिन यहां की जो संघात्मक लक्षण है वह अन्य देशों के संघात्मक लक्षण से अलग है, क्योंकि यहां किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है और न ही संघ और राज्य के बीच कोई समझौता हुआ है केंद्र और राज्य के बीच जिसके तहत कि राज्य संघ में आया है। तो इसलिए और शायद यही कारण है कि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है, मतलब राज्यों का संघ की बात की गई है। तो यह समझिए कि इंडियन टेरिटरीज के बारे में भारतीय संविधान के पार्ट 1 मतलब भाग 1 शेड्यूल 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक में भूभाग की चर्चा की गई है। पुनः याद रखें, भारतीय संविधान के पार्ट 1 के शेड्यूल 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक में भूभागों की यानी टेरिटरीज के उनकी एरियाज की चर्चा की गई है। देखिए आर्टिकल 1, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 देखेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इनके नाम, इनके क्षेत्र और उसमें कौन कौन से भूभाग आएंगे उनकी चर्चा जो है आर्टिकल 1 में की गई है। इस क्रम में 3 तरह के एरियाज को भारतीय संविधान में उस समय जिसमें संविधान बनाया जा रहा था शामिल किया गया है। जो पहला है वह है जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, डिफरेंट स्टेट्स, उसके जो टेरिटरीज हैं, उसके जो एरियाज हैं वो शामिल किए जाएंगे। दूसरा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो एरियाज हैं वो इसमें शामिल किए गए। और तीसरा, जो भारत सरकार द्वारा एक्वायर्ड एरियाज था, एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहित क्षेत्र, एक्वायर्ड एरियाज। अब ये एक्वायर्ड एरियाज समझिए, एक्वायर्ड एरियाज क्या है भाई? राज्य तो समझ गए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि उस समय। केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोग समझ गए, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये सब। अब ये एक्वायर्ड एरियाज क्या है? एक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है कि जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी तो कुछ क्षेत्र जो भारतीय सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहित किए गए थे, जो कि ना स्टेट्स में आए थे या ना केंद्र शासित प्रदेश में थे। अब वो क्षेत्र कौन कौन थे? एक फ्रेंच सरकार के, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी सरकार के अंडर में था, और एक और क्षेत्र था जो पुर्तगीज यानी पुर्तगाल सरकार के अंडर में था। उसको भारत सरकार ने जो एक्वायर किया था, उसमें आता है एक्वायर्ड एरिया। क्षेत्र कौन कौन से थे? अगर हम फ्रेंच क्षेत्र की बात करें, फ्रांसीसी एरियाज की भारत में, तो वो थे, इधर आते हैं, करिकल, पांडिचेरी जिसका नाम अब पुडुचेरी हो गया है, माहे और यनम। ये चार क्षेत्र थे जो फ्रांस सरकार के थे, जिसे भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
एक्वायर किया था। इसको कब किया था उसकी अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें 1954 में। दूसरा पुर्तगीज एरियाज। अब पुर्तगीज एरियाज कौन था? पुर्तगाल का जो बेस एरियाज था उसको पुर्तगीज एरियाज में कौन कौन था? पुर्तगाल में गोवा, दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली। तो इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के जितने क्षेत्र थे, इस 3 तरह के क्षेत्र उसने भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में समाहित किए गए थे। हम लोग आगे अब देखते हैं क्या। और उसके बाद मूल संविधान में इन सभी एरियाज को, जिसकी बात हमने अभी की, जिसकी चर्चा अभी हमने की, उनको जो है 4 श्रेणी में रखा गया था। 4 श्रेणी में। वो 4 श्रेणी कौन था? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए, ये ए श्रेणी में जो थे उसमें ब्रिटिश भारत, मतलब जिस समय ब्रिटिश का शासन था ही, उस समय जो ब्रिटिश भारत थे उसके जो प्रोविंस थे वो। दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत, भारतीय राज्यों के जो देसी रियासत थे, देसी राजाओं का जो क्षेत्र था, उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रिंसली स्टेट्स। अब पहले समझिए, ब्रिटिश भारत की जो प्रोविंस थी इसकी संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 9। और प्रिंसली स्टेट्स, इसके बारे में समझिए, देसी रियासत जो थे, हम सभी जानते हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय सीमा में, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में कुल 552 देसी रियासतें थी। प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? 552। इस 552 में से 549 स्वेच्छा से भारत में मिल गए थे, स्वेच्छा से राजी हो गए थे कि हम भारत के साथ रहेंगे। 3 प्रिंसली स्टेट ऐसा था जो नखरा दिखा रहा था, जो बहुत नौटंकी कर रहा था शामिल होने में, इसलिए उनके साथ उसी तरह का व्यवहार के साथ उनको शामिल किया गया। इसको एकदम याद रखेंगे आप लोग। वो 3 कौन कौन सा था आप याद रखिए। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत की सीमा में, यानी भारत में शामिल नहीं हो रहे थे जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। तो उस समय इन तीनों पर जो है 3 अलग अलग कार्रवाई के माध्यम से भारत सरकार इसको जो है शामिल किया था अपने अंडर में। याद रखिएगा, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा एकदम जबरन इसको शामिल किया गया था। पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा पुलिस प्रशासन भेज करके इसको जबरन अपने अंडर में लिया गया था। कहने की जरूरत नहीं, भारत के जो गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उनका ये सब करामात है। दूसरा जूनागढ़, जो जूनागढ़ को शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था पब्लिक ओपिनियन के द्वारा, मतलब जनमत के द्वारा। जनमत संग्रह में जूनागढ़ के लोगों ने यह कहा था कि नहीं, भारत के साथ रहेंगे, पाकिस्तान की ओर नहीं जाएंगे। और तीसरा कश्मीर, कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह हुआ करते थे। तो कश्मीर और भारत सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था। उस समझौते के माध्यम से, यानी एग्रीमेंट के माध्यम से जो है एक विलय पत्र हुआ था, जिसके तहत कश्मीर का तय हुआ था कि वो भारत में अपना विलय करेगा, भारत के साथ रहेगा। इस तरह ये तीन थे जिनको कि 3 अलग अलग तरीकों से भारतीय सीमा में भारत में शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 552। मैं वहां आता हूं, तो वो भारतीय संविधान जब बना तो ये 552 अलग अलग राज्य बनाने संभव नहीं थे उतना, इसलिए प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में इन 552 जो देसी रियासतें थी, इनको आपस में रीऑर्गेनाइज करके कुल जो है 8 राज्य बनाए गए थे। 8। अब ये बी श्रेणी में आ गया था। फिर से याद रखिए, कैटेगरी ए में ब्रिटिश भारत के प्रोविंसेस जो
कैटेगरी बी में प्रिंसली स्टेट्स जो 552 थे उनको रीऑर्गेनाइज करके 8 किया गया था। और तीसरा सी श्रेणी के स्टेट्स। सी श्रेणी के स्टेट्स में वो थे जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के द्वारा शासित प्रांत थे भारत में। हम सभी ने पूर्व में चर्चा किया है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी और यहां उनके लिए भी कुछ प्रांत आवंटित किए गए थे जहां वो शासन करता था। तो गवर्नर जनरल से इतर तो उन प्रांत को जो है उसको ब्रिटिश हाई कमिश्नर का प्रांत कहिए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर का प्रांत। ऐसे प्रांत कितने थे संविधान गठन के समय? 10। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9, 8, 17, 10, 27। और एक डी श्रेणी का राज्य था। डी श्रेणी में वो जिसको कि केंद्र अपने स्तर से शासन करता था, वहां केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं कहिए लेकिन केंद्र के द्वारा वहां शासन किया जाता था। बाद में राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वहां करते थे। तो वो उस श्रेणी का राज्य था जिसकी संख्या एक ही थी, वो था उस समय अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो ये 4 श्रेणी के राज्य थे जिनको कि आप वो संविधान के आर्टिकल 1 में जो है इन सबों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में था कि संसद को यानी पार्लियामेंट को नए राज्यों के गठन का अधिकार दिया गया था। किसी राज्य को, किसी क्षेत्र विशेष को नया राज्य बनाया जाना जो है वो आर्टिकल 2 में दिया गया था। संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वो जो है बनाएगा ये। और आर्टिकल 3 में यह व्यवस्था की गई थी भारतीय संविधान में कि जो राज्य हैं उनके डिलिमिटेशन यानी परिसीमन या पुनर्सीमन, माना उनका एरिया काट करके एक नया राज्य बनाया जाना, कुछ राज्य के कुछ भाग को अन्य राज्यों के भाग से जोड़ करके एक नया राज्य बनाया जाना, अन्य राज्य के कुछ भाग को दूसरे राज्य में मिलाया जाना, ये परिसीमन डिलिमिटेशन जो था उसकी चर्चा आर्टिकल 3 में की गई थी। और लेकिन इस आर्टिकल 3 में डिलिमिटेशन करने के लिए यानी राज्यों के परिसीमन करने के लिए या पुनर्सीमन करने के लिए यानी उनकी सीमाएं प्रतिबंधित करने के लिए, नया सीमा गठित करने के लिए, कोई राज्य का एरिया बड़ा करने के लिए, किसी राज्य का एरिया छोटा करने के लिए, किसी राज्य, 2 राज्यों को काटकर नया राज्य बनाना, यह सब आर्टिकल 3 में चर्चा की गई थी। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या लगा दिया गया है? यह कंडीशन था कि 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला कि ऐसा बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं हो सकेगा, यानी ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रेसिडेंट का अप्रूवल अनिवार्य होगा। पहला क्या हो गया? प्रेसिडेंट अप्रूवल। अब दूसरा हुआ कि प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, वो ऐसे विधेयक को संबंधित जो राज्य संबंधित है उस परिसीमन में या उस पुनर्सीमन में जो राज्य इन्वॉल्व रहेंगे उन राज्यों के विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को यह उनके मंतव्य के लिए भेजेगा, जो एक निर्धारित अवधि के अंदर जो है अपना मंतव्य प्रेसिडेंट को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को यह पावर है कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के जो मंतव्य हैं उसको वह माने या नहीं माने। मतलब सीधा समझिए कि प्रेसिडेंट इज नॉट बॉन्डेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? ये चीजें हैं, ये होना जरूरी है। और इसी संविधान के इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके कई राज्यों का देखिएगा परिसीमन किया गया है। तब ना जिस समय संविधान गठित हुआ था उस समय मुख्य रूप से 14 ही राज्य थे, आज 29 राज्य हो गए, फिर घट करके भी 28 हो गया है मान लीजिए। तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि नए नए राज्य बनाए गए, कुछ राज्यों को काट करके दूसरा राज्य बनाया गया।
तो ये जो है यही आर्टिकल 3 के आलोक में हुआ है। अब आर्टिकल 4 आइए। आर्टिकल 4 यह कहता है कि ये जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, ये दोनों में जो अधिकार दिया गया है, इन दोनों के जो विधान है, इन दोनों में जो लिखा गया है, इन दोनों यानी कहने का मतलब यह है कि नए राज्यों का गठन हो या फिर राज्यों का परिसीमन हो या पुनर्सीमन हो, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो क्रियाकलाप होंगे वह सिंपली जो है साधारण बहुमत से संसद में पारित होगा। संक्षेप में सीधा समझिए कि इसको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, और इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए जो विशेष प्रक्रिया होती है वो इसमें लागू भी नहीं होगा। तो ये क्लियर आर्टिकल 4 में कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बातें हैं कि ठीक है, ये तो तब तक नहीं होगा जब तक में कि भारत के आंतरिक राज्य ही खाली इसमें शामिल है। अगर भारत का कुछ पार्ट विदेशों को देना हो, वैसी स्थिति में संविधान का संशोधन अनिवार्य होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के यह मान्य नहीं होगा। और ऐसे 2 उदाहरण बताता हूं आपको। पहला, बेरूबारी संघ बोलता है। बेरूबारी संघ का मामला, यह पश्चिम बंगाल 1960 में कुछ स्टेट था पश्चिम बंगाल में, बेरूबारी संघ करके बंगाल में एक जगह था, जिसको कि बाद में तय हुआ था भारत पाकिस्तान के डिवीजन के बाद कि यह एरिया जो है यह पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन 1960 में जब इसको दिए जाने की बात हुई तो प्रेसिडेंट ने मंतव्य के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य दिया था कि नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी और संविधान संशोधन के बाद ही इसको जो है दिया जाए। और उसके बाद जो है संविधान संशोधन करना पड़ा और तब जाकर के वह दिया गया पाकिस्तान को। दूसरा एक मामला हाल फिलहाल में आया 2015 में, 2015 में, जब बांग्लादेश के 51 एरिया 51 क्षेत्र और भारत के 111 क्षेत्र छोटे छोटे, इनको बांग्लादेश को दिए जाने थे। तो ऐसी स्थिति में भी 2015 में संविधान का 100वां संशोधन, याद रखिएगा, 100th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से यह तय हुआ और तभी जाकर के वो सीमाएं बांग्लादेश सरकार को अंतरिम ट्रांसफर किया गया। तो स्पष्ट है कि आर्टिकल 4 यद्यपि यह कहता है कि भारत में नए राज्यों के गठन के लिए या नए राज्यों के स्वीकृति के लिए या फिर राज्यों के परिसीमन के लिए, पुनर्सीमन के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उससे विदेश प्रभावित हो रहा हो, विदेशों को वह क्षेत्र जा रहा हो या लिया जा रहा हो, वैसी स्थिति में संविधान के संशोधन के बिना वह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब आगे देखते हैं जरा। तो इस तरह से हम लोग आर्टिकल 1, 2, 4 के बारे में अभी तक समझे। अच्छा हाँ, अभी जो चर्चा हम कर रहे थे वो बेरूबारी संघ वाला और बांग्लादेश वाला जो इशू हमने कहा था, उसमें एक चीज याद करिएगा। बांग्लादेश के बारे में तो हमने बताया था कि वो 100वां संशोधन संविधान का, इसके माध्यम से वो ट्रांसफर हुआ था बांग्लादेश का मामला। लेकिन बेरूबारी संघ का जो हमने कहा था, जो 1960 वाला था मामला, ये तो 2015 में हुआ बांग्लादेश वाला। 1960 का जो मामला था बेरूबारी संघ का, पश्चिम बंगाल वाला, ये मैं बताना भूल गया था, ये पाकिस्तान को अंतरित किया गया था। ये ट्रांसफर ये 9th अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 9वां संशोधन के द्वारा हुआ था, ये हुआ था। अब हम लोग जाने कि वर्तमान समय में भारत में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की क्या स्थिति है। देखिए, वर्तमान में भारत में
28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्ष 2019 तक 2019 तक जो है वो भारत में कितने राज्य हुआ करते थे? 29 स्टेट हुआ करते थे। और यूनियन टेरिटरीज कितने हुआ करते थे? वो हुआ करते थे 7। तो आखिर 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि राज्यों की संख्या 29 से घटकर हो गई 28 और यूनियन टेरिटोरी यानी संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 7 से बढ़कर हो गई 8। इसको हम लोग समझें। देखिए, वर्ष 2019 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 2 बहुत बड़े नियम पारित हुए। पहला हुआ 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। इस अधिनियम के तहत क्या निर्णय हुआ? इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहेगा। और जब स्टेट नहीं रहेगा तो वह रहेगा क्या? तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की मान्यता खत्म करके जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, लेकिन वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक का नाम JNK, वही जम्मू एंड कश्मीर। तो इस जम्मू एंड कश्मीर में सभी पुराने क्षेत्र, जितने पुराने क्षेत्र थे वो सभी आ गए थे, सिर्फ 2 क्षेत्र को छोड़ करके। वो 2 क्षेत्र कौन थे? एक लेह और एक कारगिल। याद रखिए। तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जो है लद्दाख। लद्दाख समझिए कि जम्मू कश्मीर राज्य रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट एंड दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में बाकी सभी पुराने क्षेत्र रह गए लेह और कारगिल को छोड़ करके, क्योंकि लेह और कारगिल ये 2 जिले जो हैं वो लद्दाख क्षेत्र में शामिल कर दिए गए। तो इसीलिए क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया तो राज्य की संख्या 29 से घट के कितनी हो गई? 28। और ये जो यूनियन टेरिटोरीज 8 था, अब पूछ सकते हैं आप कि सर इसमें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जुट गए। जो जम्मू कश्मीर का बना 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो इसकी संख्या तो 10 हो जानी चाहिए थी। तो ये फिर 8 ही कैसे हो गया? ये कैसे 9 पर? अगर 7 था मूल रूप से 2019 के पहले तो 7 + 2 9 होना था, लेकिन ये 8 कैसे हो गया? वो समझिए कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, आप पहले से समझिए। 7 और +2 मान लीजिए कितना हो गया? 9। अब इसके बाद देखिए 2019 में एक और प्रगति हुई। 2019 में एक और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो यूटी का, यूनियन टेरिटोरीज का। उसमें क्या हुआ कि दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, याद रखिए, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से 2, दादरा नगर हवेली 1 और दमन एवं दीव दूसरा, ये दोनों 2019 के पूर्व तक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटोरीज थे। लेकिन 2019 में ही दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विलय अधिनियम मर्जर एक्ट 2019 के माध्यम से इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और इन दोनों को एक बना दिया गया। तो चूंकि इन दोनों को एक बना दिया गया, इसलिए यूनियन टेरिटोरीज की संख्या इसमें आप जो है 9 में 1 माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम लोग अभी वर्तमान में जो इंडियन टेरिटोरीज है ये है। आशा है आप लोगों को बहुत सारी बातें आज खास करके टेरिटोरीज के बारे में जो इंडियन यूनियन का है समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।